नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट 10 है, जिसमें कमीशंस के बारे में जानकारी है, उसका ये एमसीक्यू का एक सीरीज है। इसके पहले भी एक सीरीज पिछले साल बनाई गई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस आपको मैं आज करा रहा हूँ, इनका उद्देश्य ये नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चंस के दो नेचर होते हैं। जैसे सपोज एक यूनिट 10 ही ले लेते हैं। यूनिट 10 में 10 क्वेश्चन आना है सपोज, और 10 में से 6 क्वेश्चन वो होंगे जो बहुत बेसिक होंगे, बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास इतना अब आपको याद हो चुके हैं कि आप मुझसे उम्मीद करें और मैं वही के वही कराऊं तो कुछ महत्व नहीं। जो क्वेश्चन करंट से लिंक हो रहे हैं, अभी के इश्यूज से जुड़ रहे हैं, या जो उसके अंदर का एक कॉम्प्लिकेशन वाला जो फेस होता है, उस फेस को मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो इससे कभी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कोई टफ है या इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमसे। आप उसको लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन है, चारों अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। तो चारों को नोट डाउन भी करिएगा। और इसका जो है वो पीडीएफ भी, आप चाहे तो नीचे ऐप का लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर शीट वाला। तो उससे भी आप क्वेश्चंस जो है वो लगा सकते हैं, उसी में डिस्क्रिप्शन नोट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्दी होने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में कुछ जो है वो आपको 3 से 4 या हो सकता है कि 5 क्वेश्चन इसी में से आ जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वो वैल्यूएशन आपको करना है कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है, कितने हेल्दी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये प्रश्न क्यों आएगा, पहले तो ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2022 में पंचायत और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शंस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायत और म्युनिसिपालिटी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना तो है। इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। तो इसमें पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये बिल्कुल कथन सही है। एक सेकंड, बस एक क्लिप लगा लूं जरा, बस एक सेकंड होल्ड कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश शासन ने 1 फरवरी 1994 को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और इस मतलब अधिसूचना के बाद 15 फरवरी से जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग प्रॉपर काम करने लगा था। पहले इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए थे, एनबी लोहानी, 15 फेब को। अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन रीति के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का उल्लेख है, ये गलत है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा क्यों और ये कैसे लिंक होगा, ये समझिए, ध्यान से समझिए, ये गलत है। पहले तो ये प्रोविजन जो है वो धारा 49 में नहीं है, ये प्रोविजन जो है वो सेक्शन 42 में है ना, ये नीचे लिखा भी है मैंने यहाँ पर। अब समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, तो पंचायत और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शंस के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनाई। पंचायत के लिए 243 के में जो है वो क्लॉज किया, और म्युनिसिपालिटी के लिए यानी नगर पालिकाओं के लिए, यही लिख लेते हैं, नगर पालिका के लिए 243 जेड ए में प्रोविजन किया। और उसमें लिखा क्या, उन्होंने केवल सिंपल सा जो है वो वर्ड लिखा कि भाई पंचायतों के जो इलेक्शन होंगे या निर्वाचन जो होंगे, उसकी निर्वाचन नामावली तैयार करने, निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, इसके लिए हम जो है वो एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाएंगे, और उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। मतलब वहां अगर 243 के ले लें आप और 243 जेड ले लें, दो आर्टिकल्स हैं जिनमें ये प्रोविजन है, और दोनों आर्टिकल्स के प्रोविजंस में 4 बातें लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली, मतलब क्या क्या जो है वो अगर कहा जाए काम करेगा, निर्वाचक नामावली, यही लिख दे रहा हूं। पहला काम। दूसरा जो है वो है संचालन का अधीक्षण, यानी उनको कैसे जो है वो उनका सुपरविजन कैसे किया जाए इलेक्शंस का, यानी अधीक्षण लिख सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है निदेशन, यानी डायरेक्शन कैसे करेंगे। और चौथा लिखा हुआ है नियंत्रण।
ये वर्ड प्रयोग हुए हैं 243K और 243ZA में। लेकिन बड़ा प्रश्न है, ये वर्ड वहां प्रयोग हुए हैं। अब हर राज्य को अपने तरीके से इस पे काम करना था। उसमें लिखा होगा कि भाई एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो हर राज्य ने जब अपने पंचायत और म्युनिसिपालिटीज के एक्ट्स बनाए तो उसमें कहीं ना कहीं तो प्रोविजन डाला। तो यही जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इसके अंदर 243K में जो वर्ड लिखा है, वही के वही वर्ड जो है मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 में सेम के सेम। मतलब कोई इधर उधर हलाया डुलाया नहीं। अब होगा क्या, ये गलत कैसे होगा? वो गलत इसी कारण होगा क्योंकि हम तो पढ़ के चले गए 243K और 243Z है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि भाई मध्य प्रदेश पंचायती राज जो है वो एक्ट में भी कहीं प्रोविजन है। तो उसके अंदर सेक्शन 42 में प्रोविजन है और निर्वाचन आयोग का गठन उसके तहत होता है। वहां पर अगर कहा जाए वो उसमें भी यही के क्लॉज है। और वो उसके लिए आपको देखिए, मैं स्क्रीन के ऊपर रोक कर आपको एक छोटा सा उसका वो दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको याद रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9, ठीक है। अब अगर हम इसमें नीचे जाएं, यहां पर सीधे 243K को लेते हैं। ये अब 243K यानी 243 टा हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों, ध्यान से समझिएगा, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी क्या क्या काम देख रहा है? एक तो नामावली को देख रहा है, दूसरा संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहां पर अगर कहा है ना, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ठीक है, ये जो वर्ड लिखे, अब ये तो है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में। सेम 9A में अगर आप जाओगे तो सेम के सेम म्युनिसिपालिटी के लिए, बस जहां पंचायत लिखा वहां म्युनिसिपालिटी करना है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये खोला हमने मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993, ये देखा मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। इसमें अगर हम जाएं नीचे, यही के यही वर्ड, थोड़ा सा नीचे चले जाएं हम यहां से, ये हम पहुंच गए यहाँ, ये आ गए। अब इसमें बकायदा एक चैप्टर है, हो सकता है यही आ जाए इस बार, चैप्टर नंबर 4, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। सेम देखिए वही लाइन लिखिए, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर कंडक्ट ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इस साल ये क्वेश्चन आपको आएगा। प्लस जब इलेक्शन कमीशन बनेगा तो जब वो पंचायत म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन कराएगा तो उसको ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको मालूम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन ऑफिसर कौन होता है? कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो नीचे उन्होंने 42A में ये प्रोविजन भी डाला है कि पावर टू अपॉइंट ऑफिसर एंड स्टाफ, ठीक है, कि भाई किन किन ऑफिसर्स को, स्टाफ को जो है वो आप अपॉइंट करोगे, कैसे करोगे। तो सोचो आप, ये लिंक है क्वेश्चन, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हम इससे ऑटोमेटिकली इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं एग्जाम में, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के गए, हमारे राज्य के एक्ट को हमने पढ़ा ही नहीं तो गड़बड़ होना है। तो ये अब याद रखना है, चैप्टर भी मैंने बता दिया आपको और सेक्शन भी बता दिया। दूसरा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त वी नियम 1973 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पिछली साल इसी से क्वेश्चन आया था वी नियम से, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, जो 5 सदस्य वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि 5 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होगा। इस वी नियम में इस बात का उल्लेख किया है। तो लिखा हुआ है द रेगुलेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1972, ये बिल्कुल सही है। ये सबसे ज्यादा गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको दिख रहा है रेगुलेशन है 1973 का, तो लागू भी 73 में या 74 में होगा, लेकिन यही ये उसके पहले से ही लागू कर दिया गया, यानी ऐसे भी इस रेगुलेशन को लागू हुए 50 साल हो गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतनमान अध्यक्ष राजस्व मंडल के वेतनमान के समतुल्य होगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन होता है उसको जितना सैलरी मिलेगा, आपको मालूम होगा कि कल को जो आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आपका जो मेन काम है वो रेवेन्यू का ही है। तो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और डिवीजन लेवल पर संभाग आयुक्त, ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित पोस्ट ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी परिभाषा भी एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में ही मिलती है।
आप सोचेंगे मैं ढूंढूं कि कहाँ मुझे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर की परिभाषा मिलेगी, क्या काम है क्या है, तो आप जाइए एमपी लैंड रेवेन्यू कोड देखिए, उसमें मिल जाएगी। आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी, ये गलत है। ठीक है, आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी, नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सचिव होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो जो है राज्यपाल करता है। और उसके नीचे के जितने भी पोस्ट होते हैं उसको, मतलब उस सचिव को छोड़कर, जैसे परीक्षा नियंत्रक ले लो, सहायक सचिव ले लो, और बाकी जितना भी स्टाफ होगा, उस पूरे की नियुक्ति जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये केवल एक ऐसी पोस्ट है जिसकी अपॉइंटमेंट जो है वो क्यों, देखो समझो, हम अगर एमपीपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हो रहा है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए तो वहां संविधान में उन्होंने बता दिया कि कैसे करोगे नियुक्ति। अब वहां पर यह उल्लेख नहीं है कि भाई जो सचिव है, क्योंकि आप जब भी एमपीपीएससी की कोई नोटिफिकेशन या कुछ देखते हो तो उसमें जो भी मुद्दे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो या तो सचिव की ओर से आते हैं, या सहायक सचिव की ओर से आते हैं, या उप सचिव की ओर से आते हैं, या परीक्षा नियंत्रक। तो ये जो पोस्ट होती है ना एमपीपीएससी, यहां पर अगर अपन लिख लें तो एमपीपीएससी में 5 सदस्य हैं, है ना, ये पहली बात हो गई। और 5 में से, यानी यहां पर अगर कहा जाए एक सदस्य क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन गया, और 4 सदस्य जो है वो क्या बन गए, यहां पर अगर कहा जाए ये 4 सदस्य हो गए। ये एक बेसिक बात होगी। इनके नीचे, ये तो हो गए सीधे राज्यपाल, इनके नीचे जो पूरी की पूरी जो टीम है उसमें सबसे ऊपर आता है सचिव, फिर सचिव के जस्ट नीचे आता है उप सचिव, उप सचिव के नीचे आता है सहायक सचिव, सहायक सचिव के नीचे आता है परीक्षा नियंत्रक। अब ये जो पोस्ट होती हैं, इनमें से केवल ये सचिव एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। बाकी सभी की, उप सचिव, सहायक सचिव, परीक्षा नियोक्ता, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी राज्य शासन के द्वारा। तो ये आज से याद रखिएगा कि कोई पूछे आपसे कि भाई सचिव की जो नियुक्ति किसके द्वारा होगी, और यहाँ पर तो ये एक तो यही गलत हो गया। दूसरा, ये विनियमन संविधान के अनुच्छेद 318 में प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाया गया, बिल्कुल सही। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया और उसके अंदर बकायदा जो है वो एक पूरा के पूरा जो है वो पार्ट डाला, पार्ट 14, ठीक है, पार्ट 14। तो पार्ट 14 के अंदर आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक, यानी 315 से 323 तक उन्होंने जो है वो लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रोविजन कर दिया कि भाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे कैसे होंगे। वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, वहां लिखा है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। तो 315 में तो उन्होंने ये बोल दिया कि लोक सेवा आयोग का गठन होगा। लेकिन अब जब लोक सेवा आयोग आप बनाओगे राज्य के लिए, तो हर राज्य की स्थितियां अलग, हर राज्य के लिए टीम अलग, हर राज्य के इश्यूज अलग। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई राज्य अपने स्तर पे तय करे कि क्या क्या उनको जो है वो कितने कर्मचारी चाहिए, सेवा की शर्तें क्या होना चाहिए, कितने साल की अपॉइंटमेंट दोगे, कैसे सचिव की नियुक्ति करोगे, कैसे सहायक सचिव की नियुक्ति करोगे। ये सब के लिए उन्होंने 318 में प्रोविजन डाला कि आयोग के जो सदस्य हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्त का जो विनियम होगा, विनियम यानी रेगुलेशंस, वो बनाने की शक्ति जो है वो अगर कहा जाए वहां केंद्र में, संघ में जो है वो अगर कहा जाए राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ राज्य में जो है वो अगर कहा जाए राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो ये ध्यान रखना कि राज्यपाल, ये जो विनियम बने हैं ये किसके द्वारा है, ये राज्यपाल। ये क्वेश्चंस आजकल आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन पिछली साल आया था। ठीक है, सेम के सेम क्वेश्चन जो है वो पिछली साल आया था। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना बनती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के तो सभी रटे हुए हैं, 315 सबको याद है, 16 सबको याद है, 318 याद है। वहां क्वेश्चन आप थोड़ा से जो है वो टफ आने की कोशिश की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, मैं आपको एक और फाइल इसमें दिखाता हूँ कि ये क्या नेचर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये दिख रहा है, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवा की शर्त विनियम 1973, संशोधित 2005 तक है। अब इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित विनियम बनते हैं। यही के ही लाइन आप कॉन्स्टिट्यूशन में आओगे 318 में लिखी हुई, और ये लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 1972 से ये लागू है। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो है आप नीचे जाएं तो इसमें सदस्यों के लिए क्या लिखा हुआ है। आयोग में 5 से अनाधिक सदस्य होंगे, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को
उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, यानी 5 होंगे टोटल, उन्हीं में से एक मेंबर जो है वो अध्यक्ष बन जाएगा, जो सेम लाइन पिछले साल एमपीपीएससी पूछ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम नीचे जाएं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि जब कोई अध्यक्ष का पद खाली होगा या बीमार होगा तो हम किसको लेंगे, ये भी इसके अंदर प्रोविजन है। नीचे जाएं कि भाई उनकी सेवा जो मतलब जो सैलरी है वो कैसी मिलेगी, तो लिखा है कि वेतन जो आयोग मतलब आयोग का अध्यक्ष होगा, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को प्राप्त वेतन के जो है वो अगर कहा जाए समतुल्य उसको वेतन जो है वो दिया जाएगा, उसका जितना वेतन मान होगा वैसे ही जो है वो वेतन इसको मिलेगा। ठीक है, इसी में नीचे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, जो अभी जो वर्ड मैंने बोला, यहाँ पर नीचे चले जाए, ये हम चले गए यहाँ से नीचे, बिल्कुल ये सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, उप सचिव की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी, सहायक सचिव की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी, ये सब शासन द्वारा होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जैसे लिखा ना, सहायक सचिव की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी, 5 वर्ष की जो है वो पदावधि के लिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो आजकल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, और यही क्वेश्चन पिछली बार आए। तो हम अगर इनको पढ़ें तो हमारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे, हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये अब आपको याद ही हो गया होगा कि इसका आंसर ये गलत क्यों हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन नहीं आता। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग बिल्कुल आता है, सीवीसी इसी के अंदर काम करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं आता, संघ लोक सेवा आयोग आता है, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं आता। अब आप देखिए इसमें क्यों कैसे नहीं आता और क्यों आता है उसको भी समझना जरूरी है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल अलग सेपरेट इंस्टीट्यूशन, बकायदा संविधान में इलेक्शन के लिए एक पूरा के पूरा जो है वो आपने पार्ट डाला। इलेक्शन कमीशन को उस पार्ट के तहत जो है वो आपने राइट जो है वो दिए कि भैया क्या क्या आप जो है वो इलेक्शन कराओगे, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराओगे, ये सब कुछ आप जाओगे तो पार्ट 15 में। तो उसको क्यों हम सीधे किसी मिनिस्ट्री से कंट्रोल कराएं, और अगर सरकार का नियंत्रण हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक तरीके से काम कर पाएगा क्या, सोच के देखिए, नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुकी है कि भाई इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में भी आप जो है वो एक 3 मेंबर की पैनल बनाओ, वो पैनल जो है वो अपॉइंटमेंट करे। हालांकि अभी वाले पे लागू नहीं होगा, इलेक्शन पे बाद में होगा। लेकिन वहां अगर हम बात करें कि जो पार्ट 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 तक है, वो बकायदा सेपरेट पार्ट है। और उसमें एक उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया और उसको इतना मजबूत और ताकतवर बनाया गया कि उसको आप ऐसे मन उठा के किसी को नहीं हटा सकते। उसको हटाने के लिए वही इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाना पड़ती। बाकी ये जो बॉडी है, ये भी अगर कहा जाए इनको भी पावरफुल बनाया गया, लेकिन ये कहीं ना किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर काम करेंगी। तो आज भारत में अगर हम मंत्रालयों की बात करें, ठीक है, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो होती है वो होती है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्यों? क्योंकि शुरू से कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन रहा है, पीएम, ये पीएम के अधीन रहा है, पहले ये याद रखिएगा पहला। ठीक है, दूसरा जितने मेन मेन इंस्टीट्यूशन हैं आज के, ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशन जैसे सिंपल सी बात करें, कोई बोले सीबीआई, ठीक है, इसी के अंदर आता है। सीआईसी सेंट्रल विजिलेंस जो है सीवीसी, वो इसी के अंतर्गत आता है। यूपीएससी इसी के अंतर्गत आता है। एसएससी, अगर आप में से कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो इसी के अंदर आता है। सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो अगर कहा जाए वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जहां तक कि अगर आप कल को यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आईएएस की ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अगर कहा जाए नेशनल एकेडमी में जाओगे, जिसको अपन ठीक है लावासा कहते हैं, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल, ठीक है, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, ये भी इस के ही अंतर्गत आता है। ये सब पीएससी, यूपीएससी, सीवीसी, सीबीआई, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पावरफुल मिनिस्ट्री मानी जाती है और शुरू से, और सीधे पीएमओ के साथ जो है वो काम करती है, ये भी याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि और ग्रीवियंस की दिशा में, ग्रीवियंस का मतलब ये होता है लोक शिकायत, तो पब्लिक ग्रीवियंस की दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है वो काम करती है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे गलत होगा ये भी अपने को पता होना चाहिए।
अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण की धारा 20 के तहत अधिकरण कोई आदेश या विनिश्चय या अधिनिर्णय पारित करते समय निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं करेगा। पहला है पोषणीय विकास का सिद्धांत, बिल्कुल है, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखना पड़ेगा। वो ये चीज देखेगा कि जो भी काम किया जा रहा है पर्यावरण से संबंधित, वो वर्तमान के साथ भविष्य को देखकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो देखना जरूरी है। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पूर्व सावधानी सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि भाई आप ये तय करो कि जो काम आप कर रहे हो या वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, ये भविष्यगामी है कि नहीं, बाद में भविष्य में इनका क्या असर पड़ेगा, उनके आधार पर हम निर्णयों को अभी रोक सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे जो अवशिष्ट प्रबंधन होता है ना भारत के अंदर, वो इसी सिद्धांत के ऊपर टिका होता है। जितना भी अवशिष्ट प्रबंधन आप देखोगे कि भाई आप अगर जैसे सपोज मान के चलो आप घरों से अपना कचरा निकला है ना, और कोई लैंडफिल एरिया है, वहां पर आपने उसको लैंडफिल कर दिया। अब पता चला आपने अभी तो निस्तारण कर दिया उसका लैंडफिल, लेकिन 10 साल के बाद वो जमीन को जो है पानी को पॉल्यूटेट कर दिया उसने, वहां की जमीन को जो है वो उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर दिया। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो है हम प्रिकॉशन रखें उसके लिए कि ये घटना ना घटे। तो ये भी जो है वो अगर कहा जाए, लोक दायित्व बीमा का सिद्धांत नहीं होता, ये बकायदा कानून है। ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, तो वो सिद्धांत में नहीं आएगा। और प्रदूषक और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तो जो पॉलिटिकल पे थ्योरी का मतलब ही है कि जिसने प्रदूषण फैलाया है उसी से पैसा लेंगे, उससे ही पैसा लेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो विशाखापट्टनम में, जो आपको मालूम होगा कि जो एलजी पॉलीमर, जब कोविड के समय एलजी पॉलीमर गैस प्लांट में जब लीकेज हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा दो जो है वो अगर कहा जाए, एक तो ये यही सिद्धांत आया, ठीक है, प्रिकॉशनरी, कि भाई ऐसा कल को भविष्य में ना हो। और दूसरा यहाँ पर अगर कहा जाए कि प्रदूषक द्वारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो आप सोचिए, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर आप नीचे जाएंगे, पता नहीं आपने इसको ध्यान से कभी देखा कि नहीं देखा, ये मैंने उसका क्लॉज यहाँ डलवाया कि अधिकरण कोई आदेश या विनिश्चय अधिनिर्णय पारित करते समय पोषणीय विकास के सिद्धांत, पूर्व सावधानी का सिद्धांत, प्रदूषक द्वारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू करेगा। और आज से आप याद रखिएगा कि ये पूरे जितने भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पूरे के पूरे जो सिद्धांत भारत के अंदर बकायदा अवशिष्ट प्रबंधन में जो है वो प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक है, अवशिष्ट प्रबंधन के अंदर जो है वो अगर कहा जाए ये आते हैं। एक केस था यहाँ पर अगर कहा जाए, बेल्लोर कल्याण फोरम वर्सेस जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें ये जबरदस्त सिटी जो है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिया था। ठीक है, और उसमें कहा गया था कि भाई आपको ये सिद्धांतों को इस्तेमाल करना है। देखो ऐसे समझ लो इसको फटाक से, तो कम से कम आपको याद रहेगा कि एनजीटी कैसे काम करेगा। इस क्लास में बेटे हर एक बच्चे को अच्छा पर्यावरण, अच्छा पानी, अच्छा सब कुछ चाहिए, जिससे उसकी प्राण और देह की स्वतंत्रता हो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट हो? 21, हमारी प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण देना राज्य की जिम्मेदारी है, तो कभी आप 48A जाइए डीपीएसपी में, डीपीएसपी में उसमें यही बात लिखी है। वहीं इस क्लास में बैठे हर एक स्टूडेंट और मेरी पर्यावरण का संरक्षण करना जिम्मेदारी है। तो 51 आपने देखा होगा ए के अंदर अगर आप जी जाओ, ये हमारे मौलिक कर्तव्य, जी का मतलब होता है ग्रीन। में अभी कल परसों अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला जी से ग्रीन याद रखो, मौलिक कर्तव्य जिसको कहा जाता है। ये तीनों बातें पर्यावरण से संबंधित है। अब अगर मान के चलिए इन तीनों का हनन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे प्राण और देह को खतरा हो सकता है। तो एक केस आया था जिसको बोलते थे वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वेल्लोर यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, कभी वैसे तो ये केस इतना अंदरूनी केस है कि आएगा नहीं, लेकिन क्या है एनजीटी का जो क्लॉज डाला है उन्होंने, ये इसी केस पे बेस्ड है। ठीक है, वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है ना, यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में जो है अगर कहा जाए ये डिसीजन आया कि भाई आप जो है ये पोषणीय विकास का सिद्धांत, पूर्व सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक जो है वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है लागू करो। आज भी ये सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये एक तो ये सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एनजीटी जो भी डिसीजंस लेता है, उस डिसीजंस में कभी भी कोई इसके पास केस आता है या कोई वो सुमोटो एक्शन लेता है, मतलब उसकी स्व संज्ञान की शक्तियों से कोई अगर निर्णय लेता है, तो उसमें इन बातों को वो ध्यान से देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो घटनाएं हो रही हैं या जो काम हो रहा है वो भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है पर्यावरण के लिए। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं।
नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक 7 अगस्त 2022 को करंट अफेयर्स के हिसाब से आयोजित की गई, ये गलत है। 1 मई 2022 को सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ये भी सही है, ये डेट याद रखना पड़ेगी आपको। ठीक है, 10 जुलाई 2022 को परमेश्वर अय्यर, ठीक है, जो है वो ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ये भी सही। अब समझो कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। देखो, जब 2015 में प्लानिंग कमीशन के स्थान पर सरकार ने एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास की। कैबिनेट रेजोल्यूशन का मतलब है इसमें कोई पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं, सरकार कैबिनेट की बैठक में डिसीजन ले, एक जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट की ओर से एक रेजोल्यूशन पास करवाए और कहे कि भैया अब हमको ये इंस्टीट्यूशन खत्म करना है, इसकी जगह ये करना है। तो अभी ऐसे ही 2 इंस्टीट्यूशन भारत में हमेशा चर्चित है, एक तो नीति आयोग और दूसरा सीबीआई। सीबीआई कभी भी सरकार खत्म कर सकती है, ठीक है। सीबीआई भी कोई जो है अगर कहा जाए कि उसके लिए कोई संसदीय अधिनियम नहीं है। तो 2015 में जब हुआ तो सोचो ना, 2015 से 2022 तक कितनी बैठकें हुई होंगी? 7। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, वहां दिमाग नहीं चलता कई बार कि 7 हुई कि 8 हुई, पता चले 15 से गिनना शुरू कर दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 भी बैठक मार दी, तो यहाँ गलत हो जाता। तो ये मैंने इसलिए इसका दिया है कि टीम इंडिया शासी परिषद की 7वीं बैठक 7th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल 7 अगस्त 2022, ये। दूसरा, ये इसमें जो है वो मतलब ज्यादातर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और संघ शासित क्षेत्र आदि के उपराज्यपाल जो होते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वो शामिल होते हैं। ये जो है वो यहाँ पर हुई थी। अब इसी के अंदर अगर हम नीचे देखें, वो जो डेट है क्यों आती है, तो ये इस साल का जो है वो प्रतिवेदन है नीति आयोग का। तो लिखा, वर्ष 2022-23 के दौरान राजीव कुमार के पद त्याग के उपरांत सुमन बेरी को उनके स्थान पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सुमन बेरी दिनांक 1/5/2022 यानी 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार कर रहे हैं। परमेश्वरन जो अय्यर हैं ने अमिताभ कांत के कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 10/7/2022 यानी 10 जुलाई 2022 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी का जो है वो अगर कहा जाए ग्रहण किया। और अरविंद बिरमानी ने दिनांक 16/11/2022 को पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, बाकी अपॉइंटमेंट 2022 के पहले की चली आ रही। और ये उनके बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी उन्होंने जो प्रतिवेदन जारी किया, उस प्रतिवेदन में ये बात जो है उन्होंने रखी। तो अब यहां पर उलझन यही हो जाती है कि प्रश्न क्या होते हैं आजकल बहुत नियरेस्ट आने लगे, मतलब आप सोचोगे बिल्कुल टू दी पॉइंट पूछने लगे कि ये डेट तक पूछने लगे हैं यहाँ पर कि किस डेट को, क्योंकि भाई महत्वपूर्ण पद है तो आपको याद रखना आपकी मजबूरी, प्लस कौन बंदा है ये भी याद रखने की जरूरत है। तो ये दोनों आप ये तो खैर याद ही रहेंगे, ज्यादातर बच्चों को याद ही होंगे, लेकिन ये गवर्निंग काउंसिल की कौन सी बैठक थी ये याद रखना। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्य, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ शासित मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी है ना, 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो वहां के मुख्यमंत्री इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा फिर उपराज्यपाल, ठीक है, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, वहां पर के साथ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री। तो ये एक जो है वो बेसिक सी बात हो गई यहाँ कंप्लीट। अब अगला आता है संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं 1855 से शुरू की गई, बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे पहले वहीं से जो है वो सिविल सर्विसेज जो शुरू हुई। चूंकि जो है वो अगर कहा जाए कि लंदन में सिविल सेवाओं का की जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि शुरुआत की गई, तो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीय इसमें आ ही ना पाए। क्यों नहीं आ पाए? अब आप सोचोगे लंदन जाएंगे क्या एग्जाम देने के लिए, तो हम लंदन जा ही नहीं पाते थे बेचारे। इसीलिए जो शुरुआती अगर आप सिविल सर्विस के अंदर जो सिविल सर्वेंट देखोगे, उनकी संख्या मतलब उंगलियों पर गिन लो आप, केवल उंगलियों पर गिन लो, इतने ही लोग अगर कहा जाए कि सिविल सर्विस के अंदर जो है वो पहुंच पाए, आईसीएस जो है अगर कहा जाए ऑफिसर्स उस समय। दूसरा, 1926 में पहली बार सिविल सेवा का जो परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाने लगा, ठीक है, ये गलत है। एक्चुअल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में 1922 में किया जाने लगा, ठीक है। और 1922 में जब ये आयोजन शुरू हुआ तो सबसे पहले इलाहाबाद में आयोजित हुई है और इलाहाबाद में एक आयोग बनाए गए, ठीक है। कोई पूछेगा कि भाई कहाँ से शुरू हुई, तो इलाहाबाद से शुरू हुई और इलाहाबाद में ही जो है वो अगर कहा जाए एक आयोग बनाया गया। फिर 1919 का जो एक्ट था,
1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें भी प्रोविजन था कि भाई आप सिविल सेवाओं को बेहतर करो, ठीक है, यहाँ हमको शासन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि 1919 के अधिनियम में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आई। कभी आप 1919 का जो सिलेबस में एक्ट पढ़ो, उसमें एक वर्ड प्रयोग होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार कैसे होगी, बिना अधिकारियों के कोई उत्तरदायी सरकार जो है वो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो फिर 1923 में सरकार ने क्या करा कि एक लॉर्ड ली की अध्यक्षता में कमीशन जो है वो अपॉइंट किया, जिसको ली कमीशन कहते हैं। और उस ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1 अक्टूबर 1926 को जो है वो यूपीएससी का गठन हुआ। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। भारत में सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की प्रक्रिया 1922 में शुरू हो चुकी थी इलाहाबाद में। इसके लिए आज भी हिंदुस्तान में सिविल सेवाओं के लिए कुछ जो गिनी चुनी दो चार जगहें मानी जाती हैं, उनमें इलाहाबाद एक बड़ा नाम आता है कि हाँ, कहाँ पहले लोग कहते थे इलाहाबाद चले गए पीएससी की तैयारी करने के लिए। जैसे आज दिल्लीगढ़ हो गया ना, अब दिल्ली से यूपीएससी हो गया, तो ऐसे उस जमाने से इलाहाबाद, अब 100 साल हो गए इलाहाबाद को उस चीज से जुड़े हुए। तो इलाहाबाद से जो है वो शुरू हुई। तो इसमें 3 फेस हैं जो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको, गलत जो होंगे। पहला कि भारत में 1922, मतलब कोई पूछेगा कि 1922 से पहले तक जो है वो भारत में कभी भी जो है वो सिविल सेवा का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। सिविल सेवा का एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली ही, मतलब सॉरी दिल्ली बोल रहा हूँ, ब्रिटेन ही जाना पड़ता था। उद्देश्य था कि भारतीयों को सिविल सेवा से क्या रखा जाए, दूर रखा जाए, कि भैया कोई भी भारतीय इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। 1922 में पहली बार उन्होंने ये प्रयास शुरू किया और उसके तहत कहा कि ठीक है भैया, जो है वो जो है आप ये प्रोविजन करो कि यहीं पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। और फिर जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो पहला सबसे बड़ा जो प्रयास हुआ वो इलाहाबाद में हुआ। फिर 1919 का जो एक्ट था, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो यूनिक है। 1919 का जो एक्ट था, ये भी हो सकता है कि आ जाए, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 96C। उसमें ये प्रोविजन है, ये याद रखिएगा, इसको आप आईएमपी मान लीजिए। दो नजरिए से आईएमपी मान लीजिए। एक तो आपके सिलेबस में 1919 का अधिनियम है, उसके हिसाब से जो है वो अगर कहा जाए ये आईएमपी मान लीजिए। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग ऑलरेडी यूनिट 10 में है, तो उसके हिसाब से जो है उसको आप जो है वो आईएमपी मान लीजिए ना। दोनों तरीके से आप इसको जो है वो जो है वो आईएमपी मान के चलो, कुछ ना कुछ इससे जो है वो पूछ सकता है यहाँ पर। तो ये एक जो है वो बात आई कि उसमें प्रोविजन था, उसके तहत ली कमीशन बना 23 में। और ली कमीशन जो है वो अगर कहा जाए कि रिकमेंडेशन के बाद 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। अब आप सोचिए, ये पूरा के पूरा आपको एक क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है कि याद होगा या उन लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अनुरोध है कि जैसा जो मैंने कहा कि इसको आप याद करने की आदत डालिए या पढ़ लीजिए। तीसरा है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक प्रावधान है, बिल्कुल है, ठीक है। 315 में संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, और 323(1) में वो प्रतिवेदन दे देगा राष्ट्रपति को एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद। संघ लोक सेवा आयोग का के धौलपुर हाउस का निर्माण धौलपुर के राजा उदय भानु ने 1920 में कराया था। ये धौलपुर हाउस को भी जो है वो अगर कहा जाए कि 100 साल हो गए, तो ये भी जो है वो आपको जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि पूछा जा सकता है। तो ये धौलपुर हाउस जो है वो उदयपुर के जो है राजा थे, उनके उदय भानु सिंह, उनका जो है वो अगर कहा जाए कि का था। फिर बाद में आपको मालूम होगा कि जब देश स्वतंत्र हुआ, प्रिंसली स्टेट जो है वो क्या हो गई, देश के अंदर सब जो है वो मर्ज हो गई, शामिल हो गई। तो धौलपुर हाउस जो है वो फिर जो है वो अगर कहा जाए यूपीएससी के मुख्यालय के रूप में ही जो है वो पहचान उसकी बनना जो है वो शुरू हो गई। तो इस तरह से वो भी है कि कई बार जो आप पढ़ते तो हैं कि धौलपुर, मतलब इस क्लास में ऑलमोस्ट हर बच्चे को मालूम है कि यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो धौलपुर हाउस के नाम से फेमस, हर एक व्यक्ति को मालूम है यहाँ पर। लेकिन वो धौलपुर हाउस धौलपुर रियासत का था, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए। और इस तरह से अगर कहा जाए कि हिस्ट्री, और 1952 में, ये भी याद रखिएगा, 1952 में धौलपुर हाउस में संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय आया 1952 में। ये यूनिक क्वेश्चन है, शायद आ जाए आपको यहाँ पर। तो ये लिंक कर दिया मैंने कि 1919 के एक्ट के सेक्शन 96C में प्रोविजन है, ली कमीशन गठित किया गया, ठीक है। 1926 में जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। उसके 1922 में पहली बार भारत में जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा का जो है वो आयोजन शुरू हुआ। उसके पहले केवल और केवल जो है वो ब्रिटेन में सिविल सेवाओं का आयोजन होता था। उद्देश्य एक था कि भारतीयों को इस सेवा से
बाहर रखा जाए और कोई भी भारतीय अगर कहा जाए जो है वो इस सेवा के अंदर ना आ पाए, तो ना के बराबर बेचारे जो है वो भारतीय इस सेवा के अंदर जो है वो पहुंच पाए, ना के बराबर। आप कभी उसका लिस्ट जो है वो जाओगे तो मिल भी जाएगा इंटरनेट के ऊपर, या किसी लेक्चर वगैरह में मैं करा दूंगा उसको यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक समिति का संबंध सिविल सेवा में सुधार से नहीं है? ये तारापुर है, याद रखिएगा, पुर नहीं है, तारापुर। थोराट समिति 1967, कोठारी समिति 1976, सतीश चंद समिति 1989 और तारापुर समिति 1997। ये मैंने खुद यूपीएससी की वेबसाइट से लगा लिया स्टिकर कि कम से कम आप यहीं से देख कर याद कर लो। तारापुर कमेटी जो थी वो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी से संबंधित थी। ठीक है, यानी रुपए की परिवर्तनशीलता से। इसका संबंध इससे नहीं था। वो भी आप याद रखिएगा कि जो रुपया होता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो दो खातों में करते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, जितना भी हमारा मेन ट्रेंड होता है, ट्रेड जितना हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी चीजें आप विदेशों से ले रहे हैं, वो मोस्टली जो है वो करेंट अकाउंट में जाती है, यानी चालू खाते में। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पूंजी खाता। तो जब भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया 1991 में, यानी 1991 में, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गए, पूरी दुनिया में व्यापार करने लगे। तो हमने कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, यानी रुपए की परिवर्तनशीलता, देसी भाषा में आपको समझने के लिए एक लाइन कि भाई रुपए को डॉलर में सीधे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी में चालू खाते में तो 100% कर लिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं किया, जिससे हमारे ट्रेड को नुकसान हो रहा था। तो फिर तारापुर कमेटी को अपॉइंट किया था उस समय, उसने कहा कि साहब इसमें भी कराओ। तो उसका संबंध इससे नहीं है। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने रिकमेंड किया, फोराट कमेटी थी उसने रिकमेंड किया, कोठारी कमेटी थी उसने रिकमेंड किया, सतीश चंद्र कमेटी ने 2 बार किया, 89 में और 1990 में। इसके बाद फिर अलग समिति आई, अलग रिपोर्ट। फिर उसके बाद पीसी होता जो है वो समिति आई 2004 में। फिर अरुण जो है वो अगर कहा जाए निगवेकर जो है वो कमेटी आई 2012 में। इन सब कमेटियों ने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की जो है वो अगर कहा जाए रिकमेंडेशन की कि कैसे जो है वो रिफॉर्म किया जाए। इसके अतिरिक्त लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग 1924 की संरचना। ठीक है, यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती नियमावली 1952, ये भी उससे ही जुड़े हुए हैं। तो ये चाहे तो आप कॉपी के अंदर एक नोट करके लिख सकते हैं। यार सिविल सेवा में रिफॉर्म के लिए हम जो है वो प्रयास करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छे प्रयास हैं उसके लिए। और जो तारापुर कमेटी है वो मैंने आपको बता ही दिया कि रुपए की परिवर्तनशीलता है। और किसमें, किस खाते की बात कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट। ये वो कैपिटल अकाउंट मत समझ लेना कि बैंक में कैपिटल जो है वो अगर कहा जाए या कैपिटल एसेट वाला। ये पूंजी खाता अलग होता है, या अंतरराष्ट्रीय विदेश जो व्यापार है उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला कैपिटल अकाउंट है। तो ये एक बेसिक जो है वो प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले के ऊपर जाते हैं। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सीएजी होते हैं। द सीएजी इज चेयरमैन ऑफ द ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड, बिल्कुल सही है, वो ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होगा। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 148 ए के तहत अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के तहत होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया वो अभी देख रहे हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्य के लेखाओं के प्रारूप का उल्लेख है। ठीक है, कैसे राज्य के लेखा बनेंगे उसका प्रारूप का उल्लेख है। और वर्ष 1976 में सीएजी से लेखा संबंधी शक्तियों को अलग कर एक नया पद लेखा नियंत्रक सृजित किया गया। इन द ईयर ऑफ 1976 द न्यू पोस्ट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए बोलते हैं, वॉज क्रिएटेड एंड सेपरेटिंग अकाउंटिंग पावर ऑफ सीएजी। अब आप सोचो ना, ये भी सही है। ठीक है, अब समझो इसको। ये तो बेसिक हो गया कि वो ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड का जो है वो चेयरमैन होगा। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रावधान, ये एक्चुअल क्या होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत। क्यों गलत होंगे? क्योंकि 148 के अंदर बहुत सारे उपबंध हैं, और हर उपबंध को आपको ठीक से जो है वो पढ़ना पड़ेगा भाई। जैसे 148 से लेकर 151 ही तो जो है वो अगर कहा जाए प्रोविजन है सीएजी के लिए। 48, 49, 50, 51, अब 51 में तो रिपोर्ट ही देगा, सीधी सी बात है। 50 के तहत वो बताएगा कि कैसे प्रारूप होना चाहिए। लेकिन
इसके अंदर सबसे उलझन है 148 एक, 148 एक में नहीं है ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड से दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है ये वाले के लिए। पहले तो मैं ये दो तीन चीजें और इसमें समझा दूं। ये जो वर्ष 1976 में सीएजी का जो पोस्ट था, देखो पहले क्या होता था कि कोई भी अकाउंट है ना, जैसे मान के चलो अकाउंट और ऑडिट में अंतर समझ लो, सीएजी काम कैसे करता है। जैसे आपको पिक्चर देखने जाना, ठीक है, ध्यान सुनिए, अब आपने पिक्चर देखने जाना है, आप आपका पिक्चर का टिकट 100 रुपए, और जो है वो आने जाने की कॉस्ट 100 रुपए मान लो, और खाने पीने का 100 रुपए मान लो, 300 रुपए आप मान लो। आपने एक हिसाब किताब बनाया 300 रुपए का और आप पिक्चर देखने चले गए। ध्यान से मैंने ना, तो ये हो गया आपका अकाउंट। ठीक है, ये आपका अकाउंट हो गया आने जाने का यहाँ पे। अब मान के चलिए आपने 300 रुपए खर्च किए, 300 तो खर्च कर दिए, लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि वो पैसा सही खर्च हुआ कि गलत हुआ। तो आप उसका ऑडिट कराओगे, वो करेगा कौन? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां भारत में कौन करता है? सीएजी। राज्यों में एक ऐसा ही पद होता है अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा ना। हमारे यहाँ ग्वालियर में महालेखाकार का कार्यालय। अब पता चले उसने जो ऑडिट रिपोर्ट करी है, आपकी अकाउंट का जो ऑडिट बना है, उसमें क्या करा उसने? उसने कहा कि पिक्चर की टिकट 100 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने दिखा 100 रुपए, तो उसने कहा कि भाई आप जो थिएटर गए थे, वहां आपने जो टैक्सी हायर करी उसमें 100 रुपए दिए, आप चाहते तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से 10 रुपए में जा सकते थे, तो 10 रुपए जाने का, 10 रुपए आने का, 20 रुपए। तो वो टीप लगाएगा उसमें, ठीक है, वो टीप में क्या लिखेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर 80 रुपए की फिजूल खर्ची की गई, इसे बचाया जा सकता था। तो अगली बार से जब भी जो है वो अगर फिल्म के लिए एक्सपेंस दिए जाए, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए केवल 20 रुपए स्वीकृत किए जाए। इस प्रकार वो जो ऑडिट हुआ, उस ऑडिट से हमें क्या पता चला कि हमने 80 रुपए की क्या कर ली, सीधे सीधे बचत कर ली। तो अब होता क्या है कि 1976 से पहले तक अकाउंट भी कौन बना रहा है? यहां पर अगर कहा जाए सीएजी, और उसकी ऑडिट यानी उसकी जांच भी कौन कर रहा है? सीएजी। तो बिल्ली को आपने दूध की निगरानी दे दी, वो कभी अपने आप को गलत कहेगी क्या? नहीं। तो 1976 में भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो अकाउंट वाला सेक्शन है हटा दिया जाए और ऑडिट वाला सेक्शन इसको दे दिया जाए। तो एक नई पोस्ट क्रिएट करी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका पूरा एक कार्यालय होता है, और यही अकाउंट्स को मैनेज करता है भारत सरकार के पूरे। कैसे बनेंगे अकाउंट, उसका प्रोविजन वो देखता है 150 के तहत, आर्टिकल 150 के तहत। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जब वो अकाउंट बनाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 150 में वर्णित प्रक्रिया के तहत वो अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन उठा के कुछ भी अकाउंट जो है वो बना के दे दिया। तो ये एक जो है वो उलझन आपको आना ही है ऐसे। तो ये मैंने एक रफली जो है वो समझा दिया, कभी फुर्सत में पूरा होगा तो अलग से समझाऊंगा। लेकिन अब यहां से अपन आ जाते हैं कि ये जो 148 एक की उलझन कैसे पैदा होती है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं स्क्रीन को रोक के थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ना एक से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अपन बात करें, पार्ट 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 बहुत उलझा हुआ है। जैसे लिखा है 148 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और उसे उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी इस पोस्ट को हमको पावरफुल बनाना था कि ऐसा ना हो कि सरकार के कंट्रोल में आ जाए। तो सरकार का नियंत्रण इससे बाहर रखने के लिए उसको हटाने की रीति टफ कर दी। यानी बकायदा एक इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया आएगी, राज्यसभा लोकसभा से वो बकायदा पास होगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। तो आज तक तो किसी को हटाया नहीं गया। दूसरा अगर कहा जाए यहाँ पर, अब ये दो जो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त होगा, अपने पद ग्रहण करने से पहले, पहले पद ग्रहण करने के बाद नहीं, जब शपथ लेगा उसके बाद, कभी शपथ देखिए राष्ट्रपति या किसी की भी, पहले शपथ होती है, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद फिर वो जो दूसरा पहले वाला व्यक्ति होता है कॉन्ग्रेचुलेट करता है, अरे वाह वाह आप राष्ट्रपति बन गए या आप प्रधानमंत्री बन गए। तो वहां ये दो में 148 दो जो है क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होगी वो थर्ड शेड्यूल के तहत होगी। ऐसे भी सबको मालूम है कि अनुसूची 3 जो है वो सभी तरह की शपथ के बारे में उसके अंदर प्रावधान है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जो है वो ओथ और एफर्मेशन है। बस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। नहीं तो पता चले आप सोचो कि मैं जो है वो क्या बोलते हैं कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ को ढूंढ लूं, तो राष्ट्रपति की शपथ भी अनुसूची 3 में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की शपथ इसके अंदर नहीं। दूसरा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन शर्त जो है वो सरकार, केंद्र सरकार मतलब संसद जो है वो इसके लिए विधि बनाए। अब ये पिछली साल क्वेश्चन आया था, याद करो।
तो क्या हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्त के लिए नियम बनाए गए कम 1971 में, 3 के तहत। अब हो सकता है यही आ जाए कि भाई 1971 में जो नियम, क्योंकि उसमें देखो आप सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो उसको जो छुट्टी होंगी उसकी सीएजी की, वो छुट्टी कौन सैंक्शन करेगा, तो उसमें था कि भैया राष्ट्रपति सैंक्शन करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 1971 का द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में जो है ये प्रोविजन डाला हुआ है उसके तहत। तो अब हमें ये याद रखना, मतलब मैं पूरे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रम अगर आपने याद नहीं किए ना, तो ये आपके, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, 148(1), 148(2), 148(3), 149(50) तो वो बिल्कुल बेसिक है। तो 149 तो जो है वो उसके पावर और जो है वो अगर कहा जाए फंक्शन जो भी है वो आ गए। 150 में जो अभी मैंने बताया कि जो अकाउंट्स किस फॉर्म में होंगे वो, और 151 में दो वो रिपोर्ट देगा। 151 क्लॉज 1 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को दे देगा, और 151 क्लॉज 2 के तहत जो है अगर कहा जाए राज्यपाल को दे देगा। और हम सब जानते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करेगा, पीएससी। यानी ये एक क्रम चलेगा। पहले आपने 148 के तहत सीएजी की अपॉइंट कर दी, अपॉइंटमेंट सीएजी। फिर उसने जो है वो अगर कहा जाए 148 149 के तहत आपने उसको पावर दिया, ठीक है, शक्ति। उस शक्ति के तहत उसने अकाउंट्स का ऑडिट किया, यानी जो है ऑडिट करा उसने, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ऑडिट। अब ऑडिट 150 क्यों, क्योंकि वो प्रारूप बता रहा है कि क्या प्रारूप होगा ऑडिट, उसी की तो ऑडिट करेगा। फिर उसके बाद 151 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट किसको दी उसने, राष्ट्रपति को दी। और राष्ट्रपति ने फिर वो इस रिपोर्ट जो है वो अगर कहा जाए संसद के सामने रखवाई। अब इतनी बड़ी संसद है, किसके सामने रखा है, तो संसद में वो रिपोर्ट किसको गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी। ये भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को 100 साल कंप्लीट हो गए। 1921 में पीएससी बनी थी पहली बार, तो 100 ईयर। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। इस प्रकार ये पूरी एक प्रक्रिया के तहत जो है वो सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन नियरेस्ट जाके एग्जाम में गलत हो जाते हैं कि यार 148 1 में था कि 2 में था कि 3 में था, पता चले 3 मारे आए 2 मारे आए, तो गलत होगा। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, तो देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। यानी ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और भी जब इसके नेक्स्ट वीडियो वगैरह में बनाऊंगा तो उसमें और भी व्याख्या मैं कर दूंगा चीजों की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित जो प्रयास हैं उसमें कौन सा जो है वो गलत है। भारत ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही, हमने भाग लिया था उसके अंदर। दूसरा अगर कहा जाए कि भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बालक अधिकार संबंधी अभिसमय को स्वीकार किया, जो कन्वेंशन था उसका, उसको हमने भी अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई हम भी जो है वो अगर कहा जाए कि इसके ऊपर जो है वो प्रयास करेंगे। 2003 में जो है वो हमने बालक राष्ट्रीय बालक जो है वो अगर कहा जाए चार्टर को अंगीकृत किया, ये भी सही है। और 2005 में जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, नॉर्मली जितने बच्चे हैं जो थोड़ा ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनका तो ये गलत होना नहीं है, क्योंकि उनको तो ईयर याद रहता है। लेकिन जो अगर पढ़ के नहीं गया तो उसका क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि उसने क्या पढ़ा है कि ये एक्ट है 2005 का, ठीक है, ये एक्ट है 2005 का। तो 2005 में ही अगर कहा जाए कि आयोग गठित हो गया होगा, तो नहीं। आयोग का गठन हुआ था 5 मार्च 2007 को। ये तब से जो है वो काम कर रहा है, ये ध्यान रखिए। नई दिल्ली में आयोग का जो है वो हेडक्वार्टर है, और प्रियंक कानूंगो जो है वो अभी इसके जो है वो अगर कहा जाए चेयरमैन है। वो बहुत लंबे समय से चेयरमैन है। तो ये अब प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रियंक कानूंगो जो है वो अगर कहा जाए कि कौन है, तो इसके चेयरमैन। अब ये जो है वो आप कहोगे कि ये चीज हमको क्यों पढ़ना है, इसकी क्या भूमिका है। तो कभी आपने अगर जो है मतलब अगर कहा जाए इस कमीशन के, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट को पढ़ा हो, तो उस एक्ट के सबसे शुरू में, यहाँ पर मैं इसीलिए उस एक्ट की फाइल मैंने नीचे लगाई, ये वो ओरिजिनल एक्ट है जिसके आधार पर ये कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये आपको दिख रहा है कि 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति दी। इसमें बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर कहा जाए वेयर इंडिया पार्टिसिपेट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली समिट इन 1990 विच अडॉप्ट एंड डिक्लेयर द, ठीक है, सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये उसके लिए था।
एंड इंडिया हैज आल्सो असीड जो है वो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1992। देन फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि इंडिया ने बकायदा जो है वो, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर जो है वो अगर कहा जाए चिल्ड्रन 2003 को जो है वो अपना लिया। इसके लिए जो सेंटर निकल गया, चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 को अपना लिया। फिर हमने 2005 में अधिनियम जो है वो ले आए, और 2005 के अधिनियम के तहत 2007 में, यानी कितने क्रम हमने करे, 1990, फिर 92, फिर 2003, फिर 2005 का एक्ट, ठीक है, फिर 2007 में कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना या गठन करना। ये क्रमबद्ध तरीके से चीजें पता होना चाहिए, डिस्कशन के लिए भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो नहीं पता हो तो जो है वो यहाँ पर। चलिए अगले की ओर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो है वो आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी अब क्वेश्चन जो है वो है भाई। देखिए, आपने जो आयोग बनाया, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आयोग किसके लिए काम करेगा। मतलब आयोग का गठन किया गया तो आयोग काम क्या करेगा, कोई ये तो है ना कि काम तो देखना पड़ेगा। तो पहला, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पास्को, आपको मालूम होगा। पास्को एक्ट ऐसा है कि बच्चों के साथ जितने भी यौन दुर्व्यवहार है उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा जो है वो कदम है कि क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य मतलब आयोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी मांगेगा। बिल्कुल, कभी भी मांग सकता है कि भाई जो आपके राज्य में घटनाएं घट रही हैं बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, आज बच्चों के साथ दो तीन यौन उत्पीड़न बहुत होते हैं। एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, साइबर क्राइम से भी जुड़ गया है पूरा के पूरा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत हो रहा है। दूसरा, एक और बड़ा खतरनाक इंटरनेट पर साइबर क्राइम है, चाइल्ड ग्रूमिंग। बहुत खतरनाक है चाइल्ड ग्रूमिंग। चाइल्ड ग्रूमिंग का क्या मतलब है कि सपोज मान के चलो एक आदमी है जिसकी उम्र 30-35 साल है। अब सपोज मेरे को ही मान लो, है ना, अब मुझे किसी बच्चे से दोस्ती करना है, क्या करा जाए? तो 10-12 साल का बच्चा जो है वो के नाम से एक प्रोफाइल बनाई जाए, और उस प्रोफाइल से किसी दूसरे बच्चे के साथ चैट किया जाए, और उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली जो है वो अगर कहा जाए अपने साथ जोड़ा जाए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके से। और वो तो सोचेगा कि यार जो मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो मेरी हम उम्र है। इसको बोलते हैं चाइल्ड ग्रूमिंग। ये सबको देखना भी ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायित्वों में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आपको मालूम होगा कि जब 2002 में, ठीक है, भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के रूप में, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा, ठीक है, 6 to 14 ईयर के, तो उसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया, और 2010 से ये लागू हुआ। तो ये ठीक तरह से लागू हो रहा नहीं हो रहा, इसको देखना भी उसकी जिम्मेदारी। किशोर न्याय अधिनियम 2010, ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो 2015 का है। किशोर न्याय अधिनियम, उसकी समीक्षा करना। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, घरेलू हिंसा से प्रभावित, यहाँ पर इसको भी देखेगा वो। केवल इतना ही नहीं, आतंकवाद हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, घरेलू हिंसा हुआ, दंगे हुआ, ठीक है, जो है वो अगर कहा जाए शोषण हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको बलाश्रम कराना, उसको अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में बेच देना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में बातें हैं, उन सब को रोकने के लिए भी समय समय पर आयोग काम करेगा। तो आंसर इसका जो है वो क्या, मतलब किस में नहीं होगा, तो ये इसके लिए मैं आयोग का ही प्रतिवेदन लगाया हुआ हूं, आयोग को क्या काम करना है। तो पूरा तो नहीं लगाया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल, जिसको जेजे एक्ट बोलते हैं ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के क्रियान्वयन की निगरानी करना, उसकी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका जो है वो होगी। तो ये एक अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए गठित मंडल कमीशन के अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। हालांकि उनका कार्यकाल ना के बराबर था, लेकिन वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ना के बराबर जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हुआ और ना हुआ बराबर ही है। अब ये कहानी भी ऐसी है, देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माताओं को ये मालूम था कि पिछड़े वर्ग यानी मुख्य धारा से जो जो अन्य पिछड़ा वर्ग युद्ध नहीं हुआ संविधान में ना, आप ओबीसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पर बैकवर्ड क्लास वर्ड इस्तेमाल किया गया। उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने 340 में जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो मतलब ये प्रोविजन करा कि भैया एक जो है वो कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया जाए जो इसको देखेगा।
तो भारत सरकार को लगा कि अब कुछ इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, तो एक पहला कमीशन जो है वो, इसमें बहुत छोटी सी स्टोरी है जो 2 मिनट की है, तो आप ये याद रखिएगा। तो सरकार ने 1953 में, यानी राष्ट्रपति ने 1953 में काका कालेलकर कमीशन को अपॉइंट कर दिया। काका कालेलकर कमीशन ने जो है वो जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी लिस्ट बनाई, कौन कौन सी क्लासेस बहुत बैकवर्ड हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही, उनके क्या चैलेंजेस हैं, और लिस्ट बना बनू के अपनी पूरी तैयार करके 1955 में भारत सरकार को सौंप दी कि लो भैया ये बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित। अब वो जमाना तो हम स्वतंत्र हुए ही थे, कांग्रेस का एक तरफा राज्य था देश के अंदर, मतलब अगर कहा जाए तो ये ठंडे बस्ते में ही चली गई कहानी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अब 1977 में जब इमरजेंसी हटी और देश में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो जनता पार्टी का जो ज्यादा अगर कहा जाए मतलब वोट बैंक था वो यूपी बिहार वाली बेल्ट में था। इसलिए देखा होगा कि जनता पार्टी से निकलकर जो पार्टियों का जन्म हुआ, समाजवादी पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, ये सब ध्यान से देखो, सब जो है वो यूपी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पार्टियां। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई ने जो है मंडल कमीशन, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि भैया आप बताओ कि क्या करना। मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी कि भाई इनको आप आरक्षण दो, ठीक है, सिविल सेवाओं में, अन्य जो है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में 27%। लेकिन जो है क्या बोलते हैं कि सरकार रिकमेंडेशन मानती, उसके पहले ही जनता पार्टी में फूट पड़ गई। मोरारजी देसाई के स्थान पर चौधरी चरण सिंह को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, 6 महीने भी प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, क्योंकि लोकसभा का कभी मुंह ही नहीं देखा, कहते हैं ना कि कोई जो है वो प्रधानमंत्री किसी सत्र में ही शामिल नहीं हुआ। तो इनकी आपसी खटपट के कारण ये रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर सरकार में गया, और इंदिरा गांधी सरकार में जाएंगे, क्यों रिकमेंडेशन लागू करेंगी जनता पार्टी की? भाई क्यों रिकमेंडेशन लागू करेगी? आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से कुछ हो रहा है और अब नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई और आ जाती है, तो वो सीधी सी बातें अपने तरीके से लागू करेगी नई चीजें। तो 80 से 84 तो ऐसे ही निकल गया। 84 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन, हत्या हो गई। ये बिल्कुल खत्म ही हो गया, आज हमेशा के लिए आपका ओबीसी से संबंधित मुद्दे तैयार हो गए। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को आनंद फानंद में प्रधानमंत्री बना। 84 से 89 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, वो भी कई मुद्दों में उलझे हुए रहे, ठीक है, वो इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठा पाए। उसका कारण था कि बोफोर्स स्कैम में भी वो फंस गए। फिर 1989 के बाद भारत की राजनीति में फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, कई जो है वो भानुमति के पिटारे बने, ठीक है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ठीक है, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी गवर्नमेंट जो है बनी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में पावर आ गई। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय जो है वो यूपी के, उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में जब पावर आई, तो चूंकि यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उस समय यूपी में एक आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, उत्तर भारत में जो है वो अगर कहा जाए अयोध्या को लेकर राम रथ यात्रा निकल रही थी बीजेपी की। तो उनको एक ही बीजेपी वोट बैंक, मतलब ओबीसी वोट बैंक को सिक्योर करने का एक तरीका जो लगा, वो ये लगा कि क्यों ना जो है वो अगर कहा जाए हम ओबीसी का 27% जो है वो अगर कहा जाए मतलब आरक्षण जो है वो लागू कर दें। तो उन्होंने जो है वो 27% आरक्षण को जो है वो लागू कर दिया। अब लागू कर दिया पूरे देश के अंदर, अगर कहा जाए कि आंदोलन हुए। मुझे वो लड़के का तो नाम याद नहीं है, एक लड़के ने तो जो है वो आत्मदाह भी कर लिया उसको, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए कि ये मुद्दा छा गया कि रिजर्वेशन कैसे होगा, क्या होगा, तो एक केस जो है वो फाइल हुआ, ठीक है, जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो आया, उसका जो वर्डिक्ट था, यहां पर अगर कहा जाए उसको हम आम भाषा में मंडल निर्णय भी बोलते हैं या मंडल वर्डिक्ट भी बोलते हैं। तो 16 नवंबर, इसका डेट याद रखिएगा, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 16 नवंबर 1992 को उसकी वर्डिक्ट आई। उस वर्डिक्ट में साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया रिजर्वेशन दो, कोई मनाही नहीं है, पर किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, सब मिला मिलू के। 5 बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जो है अगर कहा जाए कि ये डिसीजन था इसमें, यानी ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब सरकार को लगा क्या करे क्या करे, तो हर जगह अपने स्तर पर प्रयास हुए। राज्यों में और केंद्र में, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया।
कभी आप पूछेंगे मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस केस के डिसीजन के बाद हुआ, तो इंदिरा साहनी केस का डिसीजन उसमें इंपॉर्टेंट। और केंद्र में 1993 में जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट पास कराया उन्होंने, याद करिए देखिए, जब वो एक्ट था जिसके तहत इस तरह से ये कहानी हुई। और अभी हाल ही में आपको जी रोहिणी कमीशन बना कि भाई सब कैटेगराइजेशन करे। तो इस तरह से 53 का जो है वो काका कालेलकर कमीशन, फिर 78 में हमने मंडल कमीशन के लिए प्रयास शुरू किए, फिर उसके बाद जो है वो उसकी रिकमेंडेशंस बीपी सिंह ने लागू करी। ये एक स्टोरी है। क्या होता है, हम चीजों को रटते हैं, अगर हम उनको कोरिलेट कर लें, आपस में जोड़ लें, तो हमारे साथ बहुत सारी जो है वो चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ घटनाएं इनमें जो है वो उनको 50 साल हो गए, तो वो भी आपसे जो है प्रश्न पूछी जा सकते हैं इस तरह के। तो ये एक प्रश्न जो है वो आएगा, और ये अभी तो फिर चर्चा में आ गया, मराठा आरक्षण के बाद फिर ये मुद्दा छा गया है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? संविधान के अनुच्छेद 338 बी के प्रावधान के तहत आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके तहत ये बी लिखा हुआ है ना, इसको बी ही मानना, ये आयोग है। अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, तो अभी हमको मालूम है कि 338, ठीक है, के तहत हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए के तहत हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 338 बी के तहत हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहां पर अगर कहा जाए, सॉरी सी है ये ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बन गए। वर्तमान में हंसराम गंगाराम अहीर इस आयोग के अध्यक्ष, अभी अपॉइंटमेंट हुआ, तो प्रश्न आएगा करंट अफेयर से जुड़कर। आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा अनुच्छेद 338 बी में संशोधन कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के मामले में छूट दी गई है। ये याद रखिएगा ना, यानी वो तय कर सकते हैं कि किसको जो है वो रखना है, किसको नहीं रखना है, यानी ओबीसी लिस्ट में अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये मोस्ट आईएमपी है। यानी अब हमारे जो एग्जाम में उलझने वाली चीजें हैं वो समझ लो, दो चीजें उलझेंगी। एक 102, 102वां संविधान संशोधन, 100 जो है वो अगर कहा जाए 2वें संविधान संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और अभी हाल ही में जो है वो अगर कहा जाए कि 105वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो राज्यों को हमने इस बात के लिए जगह दे दी कि भैया वो जो है वो अगर कहा जाए कि ये तय करें कि कैसे किस लिस्ट के अंदर जो है वो किसको रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा चर्चित है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसमें चर्चा में है। तो ये प्रश्न भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला, धारा 17 के तहत अधिकरण किसी दुर्घटना के मामले में दोष ना होने का सिद्धांत लागू करेगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट क्या होता है। धारा 27 में सरकारी विभागों के द्वारा अपराध का वर्णन है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि सरकारी विभाग का अपराध का जो वर्णन है वो है 28 में। 27 में जो है वो है जितने भी अगर कहा जाए कि जो कोई कंपनी होती है, कि अगर कोई कंपनी अगर कोई अपराध करेगी उसका जो है वो अगर कहा जाए 27 में। ये मैंने क्यों लिया, होता क्या है कि जो क्वेश्चन बहुत आजू बाजू में एक जैसे होते हैं ना, सरकारी विभाग और कंपनी वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो क्लैश हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। इसके लिए अधिकरण की अनुसूची 1 में वर्णित 7 अधिनियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। उसमें जो है वो ये बताया गया कि 7 अधिनियम है जिसके तहत वो कार्रवाई करेगा, ये भी सही है। और अधिक्रम के किसी अधिनिर्णय आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में हम आदेश की संसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, ये भी जो है वो अगर कहा जाए सही है। इतनी जो बातें सही हैं, ये गलत है। अब एक तो ये तो अपने दिमाग में हो गया कि भाई गलत है तो क्यों है, उसको अपन ज्यादा दिमाग ना लगाएं, लेकिन इनको समझें। जैसे पहला लिखा हुआ है दोष ना होने का सिद्धांत धारा 17 में, अब दोष ना होने का सिद्धांत क्या होता है समझो। एग्जैक्टली क्या होता है, दो तरह के कानून होते हैं, यानी दो तरह की लाइबिलिटी होती है। एक को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक को बोलते हैं एब्सलूट लाइबिलिटी। हिंदी में कुछ नहीं है, इंग्लिश याद रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट और एब्सलूट। भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले जो प्रिंसिपल लागू होता था वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का होता था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब समझो सरल भाषा में,
जैसे मान के चलो आपके घर के आंगन में कुत्ता बंधा हुआ है आपका, ठीक है, और रोड पर एक व्यक्ति जा रहा है, आपने उसकी चेन ठीक से नहीं बांधी, उसने चेन खींची और वो रोड पे छलांग लगा गया और उस आदमी के ऊपर झपट गया और सामने से कार आ रही थी, वो आदमी उसमें, ठीक है, कार में कुचला गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब न्यायालय में उसके परिवार वालों ने केस लगाया। तो इस जो डॉग का मालिक था उसने कहा कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत, उसको बोलते थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके तहत वो बच जाएगा। न्यायालय कहेगा हाँ यार इसकी कोई गलती नहीं, अब कुत्ते ने कर दिया तो क्या कर सकते हैं। जैसे अभी अभी आंधी तूफान चल रहा है ना, 3-4 दिन से, आपकी छत की टंकी है, अब आपने ठीक से नहीं रखी, पता चले उड़ के किसी की छत पे किसी दूसरे आदमी पे गिर गई, उससे उसकी बेचारे की डेथ हो गई। इसमें होता था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इससे क्या होता था, कंपनियां जो अपराध करती थी ना उसमें बच जाती थी। वो कहती थी यार साहब हमने जानबूझ के थोड़ी किया है, यहाँ पर हो गई गलती। अब क्या हुआ कि 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ये ध्यान रखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो बड़ी, जो है वो अगर कहा जाए फेमस घटना थी, और दुनिया के इतिहास में केमिकल डिजास्टर्स में जो है वो अगर कहा जाए सबसे चर्चित जो है वो मतलब अगर कहा जाए डिजास्टर मानी जाती। उसके बाद बिल्कुल इससे मिलती जुलती जो है वो अगर कहा जाए एक घटना हुई थी श्रीराम फूड फर्टिलाइजर लिमिटेड में दिल्ली में, जिसमें ओलियम नाम की जो है वो गैस क्या हो गई, लीक हो गई। तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जिनका नाम था MC मेहता, उन्होंने केस फाइल कर दिया। उस केस के डिसीजन में 19, ये उसी का 17, ये NGT में आएगा क्वेश्चन है ना, ये विशाखापट्टनम का जो अभी घटना घटी थी ना उससे लिंक करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। उस केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एक बात बोली कि साहब जो है, मतलब वहां पर पहली बार एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत है। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986 में। अब ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या हो गया इसको समझे। अब मान के चलिए वही जो केस पहले लिया था कुत्ते वाला, अब वो न्यायालय में अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लागू होती है उस समय, तो न्यायालय बोलता है कि गलती आपकी है क्योंकि आपने कुत्ते को ठीक तरह से चेन से नहीं बांधा, इसीलिए वो चेन तोड़ पाया। या वो जो पानी की टंकी वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो वो न्यायालय आपको ही गलत सिद्ध करता है कि भाई आपने जब टंकी छत पर रखी तो आपको इस बात का ध्यान रखना था कि टंकी में उड़ेगी नहीं उड़ेगी, उसको ठीक तरह से बांधा गया है नहीं बांधा गया है जिससे कि किसी को दूसरे को नुकसान हो। तो आज भारत में कोई कंपनी इस बात से नहीं बच सकती कि साहब हमारी गलती नहीं, हमने तो कोशिश करी। उसमें न्यायालय गलती उसी की मानता है, यानी दोष ना होने का सिद्धांत, यानी नो फॉल्ट केस जो है वो अगर कहा जाए एक्सीडेंट में रखेगा कि भैया आप ही ने गलती करी, ये आप स्वीकार कर लो। ठीक है, आप अगर इसके साथ पहले से कोई प्रिकॉशंस लेते तो आपकी गलती नहीं होती। तो दोनों में याद रखेंगे, एक होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आज है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो ये याद रखना है ना, ये चारों हो गए NGT में। अब क्वेश्चन आपको NGT में वो नहीं आएंगे, गए वो जमाने कि आप सोचोगे वो उसके लिए इसका पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था, उससे आप पढ़ लेना चाहो तो इससे पहले एक और वीडियो, उसकी लिंक मैं आपको जो है वो उसी में जो है वो शेयर कर दूंगा, कि पहले सीधे पूछ लिया कि NGT एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो है वो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाएगी, या ऐसे जो है वो क्वेश्चन, मतलब अब वो जो बेसिक क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा क्या हो गया कि आयोग जो है वो मतलब क्या है बाहर निकल रहा। अब वो थोड़ा सा जो है वो अगर कहा जाए कि ताकतवर बनने की जो है वो कोशिश कर रहा है आयोग, ये याद रखिएगा। और कोशिश करिएगा कि ये जो 7 एक्ट हैं जो ट्रिब्यूनल जिनके ऊपर काम करता है, ट्रिब्यूनल का मूल उद्देश्य है आर्टिकल 21 का संरक्षण करना। ठीक है, और उन 7 एक्ट के तहत केसेस को जो है वो सुनना। तो NGT के तहत आप कुछ मत करिए, वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इस क्लास में हर एक बच्चे को पता होगा कि जब NGT एक्ट 2010 में जब पास किया गया, तो उसमें जब नीचे शेड्यूल जाओगे तो उसके अंदर 7 जो है वो अगर कहा जाए अधिनियम है, जिसमें पहला है वाटर जो है वो अगर कहा जाए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ऐसे भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान के इतिहास में पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पहला जो अधिनियम बनाया गया था, पहला चर्चित अधिनियम, वो 1974 का ही था। उसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, हम तो नहीं कह रहे कि नहीं था 1972 में, लेकिन इस अधिनियम के तहत 1974 में जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम बना, उसके तहत पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। तो ये जो है वो कभी जो है वो आप याद रखिएगा। तो एक वाटर एक्ट याद रखिएगा, फिर वाटर एक्ट के बाद 1977 में वाटर एक्ट के लिए सेज बनाया, वो याद रखिएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 याद रखिएगा। ऐसे 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो सातों आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा, इसके शेड्यूल 1 में आसानी से मिल जाते हैं, उसमें मेरी कोई भूमिका इतनी ज्यादा है नहीं। अगले के ऊपर आते हैं।
अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2023 3 की किस धारा के तहत आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। अब ये मैंने क्यों लिया आप कहोगे, तो बेसिक क्वेश्चन ये इसलिए लिया क्योंकि सीवीसी जैसे एक्ट को हम एक्ट नहीं पढ़ते, हम सीधे कमीशन ही पढ़ते हैं कि क्या कमीशन है, कितने लोगों का है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ के नहीं जाते। अब आज आप अपना वैल्यूएशन करना चाहिए अपने को कि हाँ यार हमने तो ये वाला तो सेक्शन पढ़ा ही नहीं। तो धारा 14 में ये जो है वो रिपोर्ट का प्रोविजन है, ये बेसिक अपने को याद रखना, राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आयोग जनहित प्रगटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा यानी PIDPI, ठीक है, के संकल्प 2000 के तहत एक नामित एजेंसी यानी ये अथॉराइज्ड एजेंसी है, PIDPI के तहत काम कर रही है। दूसरा, आयोग का सर्वप्रथम गठन 11 फरवरी 1964 को के सांथनम कमेटी की सिफारिश पर हुआ, ये भी बिल्कुल सही। के सांथनम कमेटी सरकार ने अपॉइंट करी थी करप्शन को रोकने के लिए। उसने रिकमेंड किया है कि यार आपको करप्शन को अगर रोकना है तो आपको एक विजिलेंस कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। एक अध्यादेश द्वारा 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया, ये गलत है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए 28 दिसंबर 2022 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त नियुक्त हुए यानी मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए, ये भी बिल्कुल सही। चूंकि ये अपॉइंटमेंट अभी की है इसीलिए ये आपसे पूछी जा सकती है। एक्चुअल क्या हुआ, 1964 में ये बना, ठीक है, 11 Feb 1964। फिर ये काम करता रहा सरकार के अंडर में, तो बेचारा ठीक से काम ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो तो सरकार तय करेगी। जैसे आज CBI को क्या काम करना क्या नहीं करना ये कौन तय करेगा? सरकार के हाथ में। तो 1998 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या करा कि इसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल लाने की कोशिश करी, पर गतिरोध के कारण बिल पास नहीं हो पाना। तो उन्होंने राष्ट्रपति से आर्टिकल 123 के तहत 123 में आपको मालूम होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां हैं, यानी वो ऑर्डिनेंस मेकिंग है, राष्ट्रपति कर सकता है। उसके तहत जो है वो इसको एक ऑर्डिनेंस के रूप में मतलब अगर कहा जाए स्टेटूटरी स्टेटस यानी वैधानिक दर्जा जो है दिलाया। फिर वो ऑर्डिनेंस को सरकार धीरे धीरे बढ़ाती रही और फाइनली 2003 में जो है वो इसके लिए एक एक्ट जो है वो पास कर दिया। तो ये जो ऑर्डिनेंस वाली बात है अध्यादेश वाली, वो 90 जो है वो 8 आएगी इसमें। ठीक है, बाकी तो जो है वो चीजें जो है वो लिखी है वो सही लिखी है यहाँ पर, उसमें कुछ भी जो है वो और ज्यादा नहीं आएगा। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए, एक सेकेंड बस, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं जरा। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित इस अधिनियम को 5 जुलाई 2013 से लागू किया गया, ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम की धारा 16(6)B के तहत, बी स्मॉल में कर लेना इसमें, यहाँ पर के तहत राज्य खाद्य आयोग को किसी शिकायत पर स्व संज्ञान की शक्ति है यानी सुमोटो पावर, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य खाद्य आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और धारा 19 के तहत संयुक्त खाद्य आयोग का गठन किया जा सकता है, ये भी सही है। अब एक एक को समझते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। एक्चुअल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए पहले क्या करा था, ये बात है यूपीए गवर्नमेंट की, है ना। ये कोई पूछेगा कि किस सरकार की बात है, तो उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा, अगर कहा जाए कि क्रांतिकारी कदम माना जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी स्कीम थी जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप जो आप उचित मूल्य की दुकान से सामान खरीदते हो लेते हो वो, या अगर कहा जाए मिड डे मील स्कीम, ठीक है, सरकार जो भी फूड से संबंधित जो भी आपको सेवाएं दे रही है, ठीक है, वो सब इसके अंदर ले आए उन्होंने। अब इसके लिए क्या करा था सरकार ने, पहले एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, और ऑर्डिनेंस लेकर आई थी तो ऑर्डिनेंस हुआ था जुलाई में। तो सरकार ने जब एक्ट बनाया तो सरकार ने कहा कि एक्ट उसी समय से मान्य होगा, यानी इसको रेट्रो एक्ट कह सकते हो। रेट्रो का एग्जैक्टली मतलब होता है कि पिछली तिथि से हम किसी चीज को क्या कर दें, लागू कर दें। तो उसके तहत जो है वो एज ए रेट्रो एक्ट की तरह ये काम जो है वो करने लगा। दूसरा है कि इस अधिनियम की धारा 16(6) के तहत राज्य खाद्य आयोग को किसी शिकायत पर स्व संज्ञान की शक्ति। तो एग्जैक्टली समझो, ये जब एक्ट बनाए तो इसमें पूरा एक चैप्टर है, यानी यहां पर लिख देते हैं अध्याय, उस अध्याय का नाम है अध्याय 7। उस अध्याय का नाम ही है ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, यानी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में उसको काम कराएंगे।
तो वो जो ग्रीवियंस रेडरेशल मैकेनिज्म की जो प्रक्रिया उसके अंदर दी गई है, उसमें मतलब सेक्शन नंबर 14 से ही जो है वो वाला जो है वो चैप्टर शुरू हो जाता है और सेक्शन 21 तक चलता है, यानी 14 से 21 तक केवल किससे संबंधित है? शिकायत निवारण से। उसमें शिकायत निवारण कैसे होगी, क्या तरीका जो है वो अगर कहा जाए निवारण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उस शिकायत निवारण तंत्र का जो है वो प्रावधान। तो सीधी सी बात है, शिकायत सीधे राज्य स्तर पे तो नहीं कर दोगे। तो 14 नंबर में उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको दिक्कत आ रही है, शिकायत आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो है वो प्रक्रिया अपनाओ कि कोई एक नोडल एजेंसी बनाओ, जैसे नोडल एजेंसी के अंदर कोई हेल्पलाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ। और उसके बाद 15 में उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, आप जिला स्तर पर एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर बनाओ, है ना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को अपॉइंट करो। 16 में उन्होंने आयोग का गठन किया। तो नेशनल फूड कमीशन आपको मालूम होगा 16 के तहत जो है वो अगर कहा जाए 16 नंबर के सेक्शन के तहत स्टेट फूड कमीशन का जो बहुत बेसिक है, सबको पता होता है, का प्रोविजन है। उसमें जो है बहुत सारे क्लॉज है। पहला कि उसमें जब आप 16(2) में जाओगे, 16(2), तो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। ये गड़बड़ हो जाता है, सदस्य 5 हैं, सदस्य सचिव अलग से अलग है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। तो एक चेयरमैन, 5 सदस्य और एक जो है वो सदस्य सचिव। इनमें से सदस्य सचिव जो है वो शासकीय होगा, सदस्य सचिव यानी गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा कोई भी। या ये इतनी बॉडी, तो सीधे 6 सदस्य लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 सदस्य प्लस सदस्य सचिव जो है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सदस्य सचिव को अलग रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेंबर सेक्रेटरी को अलग रखा गया चेयरमैन और मेंबर के अलावा, ये एक याद रखना। ठीक। दूसरा कि 16 नंबर का जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे क्लॉज है। तो 16 नंबर के सेक्शन के अंदर आप जब 6 नंबर का उसका जो सेक्शन जाओगे, उसमें जो बी नंबर का क्लॉज है, उसमें उसको ये दिया गया है कि भैया इसमें जो चैप्टर 2 में जो भी बातें रखी हैं, यानी जो एक्ट था उसमें जो अध्याय 2 है, इस एक्ट का अध्याय 2 सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है, सबसे दो। क्योंकि उसी में हमको ये बताया गया है कि भाई फूड सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन के लिए, या फूड सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी, वो सेक्शन 2 में, सॉरी चैप्टर 2 में इसको पावर दे दी गई। स्व संज्ञान का मतलब समझते हो? स्व संज्ञान मतलब होता है कि खुद ही अपने हिसाब से डिसीजन ले ले। जैसे ऐसे समझे, मान के चलिए आज आया कि जो है पब्लिक मतलब फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर हो रही है धांधली, लोगों को नहीं दिया जा रहा है अनाज, और आधार से जबरन जो है वो अगर कहा जाए लिए जा रहे हैं अंगूठे के निशान, ऐसे कोई पेपर में एक हेडिंग आ गई सपोज। तो राज्य खाद्य आयोग ने जो है स्व संज्ञान ले लिया, एक रिपोर्ट जारी कर दी, पूछा भाई, उसको बुला लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए कि बताओ भाई ये जो पेपर में छपा है इसमें क्या सच्चाई है, क्या तथ्यता है। तो आयोग, ये होती है स्व संज्ञान की शक्ति, खुद हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अपन ऐसे समझे स्व संज्ञान, मान के चलिए मिड डे मील में बच्चों को स्कूल में अनाज मिल ही नहीं रहा या भोजन मिल ही नहीं रहा, और पेपर में कोई हेडलाइन छप रही है या कहीं कोई मीडिया के ऊपर कोई हेडलाइन फ्लैश हो रही है, तब भी आयोग स्व संज्ञान की जो है वो उसको शक्ति दी गई, तो ये ले सकता है। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ा कि बकायदा एक पूरा जो है वो ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म इसमें बनाया गया। ये मैंने क्यों रख लिया इसके अंदर, ये भी बना दूं, क्योंकि राज्य खाद्य आयोग सेक्शन 16 तो हर आदमी रट के गया, या हर आदमी को पता है कि यार स्टेट फूड कमीशन के बारे में जो है वो प्रोविजन है। लेकिन अगर कहा जाए ज्वाइंट फूड कमीशन के लिए भी प्रोविजन है, वो भी तो पता होना चाहिए कि सेक्शन 19 में ज्वाइंट फूड कमीशन भी बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो वो क्वेश्चन भी जो है वो आपको आ सकता है। रेखा शर्मा से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग में कौन सी अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए मनोनीत हुई? विच चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज नॉमिनेटेड फॉर द सेकंड टर्म बिफोर रेखा शर्मा? ये क्वेश्चन क्यों आएगा? एग्जैक्टली क्या है कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग बना, यानी मतलब एक्ट बनाया गया, तो 1992 में जयंती पटनायक को उसका पहला चेयरमैन बनाया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, यहाँ जयंती पटनायक। ठीक है, अब जयंती पटनायक बना, इसका इनका कार्यकाल होता है 3 साल, है ना, 3 ईयर के लिए अपॉइंट होता है। क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ पद है, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर क्या आता है, नॉमिनेटेड, है ना, ये इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। तो सरकार तय करेगी रूलिंग पार्टी वाली कि किसको वहां पर बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। तो फिर जयंती पटनायक के बाद जब वी मोहिनी गिरी आई, वो भी 3 साल का जो है वो अगर कहा जाए कार्यकाल करा। फिर उसके बाद और भी, जैसे पूर्णिमा आडवाणी फिर बाद में आई, उन्होंने भी जो है वो 3 साल का कार्यकाल करा। लेकिन जब गिरिजा व्यास अपॉइंट हुई,
2005 में। तो वो 2005 से 2008 और 2008 से 2011 तक 2 बार, यानी 5 से 8 तक उनका कार्यकाल पहला खत्म हुआ। फिर जो है वो अगर कहा जाए कि 8 से 11 के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए वो चुनी गई। उसके बाद फिर ममता शर्मा और बाकी जो मेंबर्स हैं, जैसे अभी ललिता कुमार मंगलम जो है, इन सबका कार्यकाल एक ही रहा। अभी रेखा शर्मा जो है, ये रेखा शर्मा जो है वो 2018 में अपॉइंट हुई थी, अगस्त 2018 में। तो नियम अनुसार उनका कार्यकाल 3 साल का कब होना था? अगस्त 2021 में खत्म होना था। तो 18 से 21, अब 21 से सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया, तो 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24। तो अभी ये वाला एग्जाम और इसके बाद वाला पीएससी तक जो है वो रेखा ही शर्मा रहेंगी, अगर कोई और कारण से उनको ना हटाया जाए तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपस में लिंक हो जाते हैं कई बार। एक तो करंट से लिंक हो जाते हैं, क्योंकि अभी रेखा शर्मा का जो दूसरा कार्यकाल है वो 2021 में शुरू हुआ, अगस्त 2021 में, मेरे हिसाब से शायद 7 अगस्त 2021 को। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको आज, आपको लगेगा जरूर कि ये जो है वो 15-20 जो है वो एमसीक्यू थे, पर इनमें उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे को लाने की कोशिश करी। जैसे हमने अगर नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करी तो हमने काका कालेलकर, मंडल कमीशन, जी रोहिणी जो है वो अगर कहा जाए कमीशन की भी बात करी, वीपी सिंह की भी बात करी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमको हेल्प करती हैं क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, या अगर कहा जाए अप्रोच से आंसर। देखिए मैंने ये क्या क्वेश्चंस बनाए, ये आएंगे कितने आएंगे भगवान ही जाने, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर हम एक सकारात्मकता के साथ चले जाए, उसको इमेज करें कि यार इससे लिंक करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो हम आंसर तक खुद भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद नहीं पहुंच सकते आंसर तक। तो बस यही है, और बहुत शुभकामनाएं, बहुत ईश्वर करे आपको सफलता मिले। अच्छी खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का पार्ट 2 में कल आपको बनाऊंगा। कई सारे बच्चों ने कहा, बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाए, लेकिन क्या होता है ना कि अब ताम झाम तमाशा जो है वो ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, आप इसको देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक अच्छी हेल्दी टेस्ट सीरीज है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन है, इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसके अंदर, पूरे टेस्ट सीरीज में। जब आपको यहाँ दे रहा हूँ तो वहां भी ऐसे ही दूंगा। और उद्देश्य मेरा, मैं जब टेस्ट सीरीज बनाई है तो जितने उन्होंने लिए, मैंने उनको एक ही बात कही कि टेस्ट सीरीज में तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कितने फंसेंगे उससे मेरा लेना देना। ठीक है, मुझे यहाँ तुमको 100 में से 100 दिलाकर जो है खुश नहीं करना है, एग्जाम क्वालिफाई करा के खुश करना है ना। तो यहाँ भी ये है कि मैं आपको बिल्कुल बच्चों वाली चीजें, वन लाइन है कि जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए अधिनियम किस साल पारित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछूं तो इससे खुशी तो हो जाती है, पर एग्जाम तक नहीं जा पाते। और एग्जाम इस खुशी से थोड़ा सा आगे है, वो एडवांस लेवल की ओर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी आज भी अगर हम उस एडवांस लेवल को नहीं छुएंगे तो कहीं ना कहीं हम आउट हो जाएंगे। तो अभी भी मौका है, बहुत अच्छा समय है, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, करंट से रिलेट कीजिए सब्जेक्ट्स को, और एग्जाम निकालिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद।